हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएससेट प्रिपरेशन। तो चलिए हमारी जो पीएससेट प्रिपरेशन के लिए जो हमने सीडीपी की नई सीरीज को स्टार्ट किया है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी, उसको कंप्लीट करेंगे और उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद कल हमारा नया टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो चलिए पहले आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। हमने कल क्या किया था, 1 स्टेज और 2nd स्टेज को क्लियर किया था। आज हम 3rd स्टेज और 4th स्टेज को कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया है, और जो 2nd वीडियो है, 2nd लेक्चर है हमारा, उसमें हमने 1st और 2nd स्टेज को क्लियर किया है, तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पहले 2 स्टेजेस को नहीं देखेंगे तो आपको 3rd और 4th अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको हिस्ट्री है वो पूरी क्लियर नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो चलिए उस जो दोनों वीडियोस हैं हमारे लेक्चर नंबर 1 और 2 के, उन दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या किया था। सबसे पहले तो हमने देखा था कि हिस्ट्री और पास्ट ऑफ जो साइकोलॉजी है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड है। 1st स्टेज, 2nd, 3rd एंड लास्ट वन इज 4th। कल हमने 1st और 2nd स्टेज की थी, और 1st और 2nd स्टेज को करने से पहले हमने क्या देखा था कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया है। क्लियर? आई होप आपने कल नोट्स बनाए होंगे, सो अपने नोट्स को भी साथ में रख लें और रिवाइज अच्छे से हो जाएगा उसके साथ। जो साइकोलॉजी, तो कल हमने देखा था कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो किस वर्ड से डेवलप हुआ है, साइकोलॉजिया से। ये हमारे 1st स्टेज से भी पहले का टॉपिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि ये साइकोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है। साइकोलॉजी अगर हम देखें क्या थी, एक बुक थी, हमारी फर्स्ट बुक थी साइकोलॉजी की, और ये 1590 में लिखी गई थी। और ये बुक लिखी किसने थी? रूडोल्फ ने, जो कहाँ रहते थे? जर्मनी में रहते थे, मतलब वो जर्मनी से बिलोंग करते थे। उसके बाद अगर हमने देखा, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपके एमसीक्यूज में अगर वो ऑप्शन नहीं है, साइकोलॉजी की नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी थी 1890 में लिखी गई थी, और इसके राइटर कौन थे? विलियम जेम्स थे, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे। क्लियर? ये सब हमने किया था कि साइकोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है। अब हम आगे देखते हैं कि जो साइकोलॉजी की फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी सेंचुरी की थी? वो 16th सेंचुरी की थी। जो साइकोलॉजी की फर्स्ट स्टेज थी वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 16th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। और जो साइकोलॉजी, उसको ब्रेक कैसे किया गया था? साइकी प्लस लोगोस के साथ किया गया था। जो साइकी है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, साइकी प्लस लोगोस। अगर हम साइकी जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सोल। सोल का मतलब क्या था? आत्मा। मतलब अगर हम देखें, लोगोस का मतलब तो हम सबको पता है कि साइंस होता है, तो क्या बन गया? स्टडी ऑफ सोल। तो मतलब 16th सेंचुरी में जो हमारी फर्स्ट चीज थी उसमें किस चीज की बात की गई थी कि साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोल है। और ये सब व्यूज देने वाले जो हमारे मनोविज्ञानी थे वो कौन से थे? अरिस्टोटल, प्लूटो एक्सेट्रा। और एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि अरिस्टोटल एक ऐसे मनोविज्ञानी थे जिन्होंने ये कहा था कि हमें फिलोसफी और साइकोलॉजी को अलग अलग पढ़ाना चाहिए, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं। पर ऐसा किया किसने था? विलियम वुंट ने। और विलियम वुंट ने ऐसा किया था, फिलोसफी और साइकोलॉजी को अलग अलग सब्जेक्ट बनाया था, इसलिए वो फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर? और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। बट जो हमारी जो ये स्टेटमेंट है स्टडी ऑफ सोल, उसको क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज क्यों किया गया? क्योंकि उन सबका कहना था, बाकी जो मनोविज्ञानी थे उनका कहना था कि जो स्टडी ऑफ सोल है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सोल एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त थिंकिंग है। जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसके बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो 2nd स्टेज है। 2nd स्टेज में मनोविज्ञान को कैसे तोड़ा गया? मनो प्लस विज्ञान के साथ। विज्ञान मतलब स्टडी, या फिर इसको हम साइंस भी बोल सकते हैं। आपको सबको पता ही है कि मनो का मतलब क्या हो गया? हमारा माइंड, और विज्ञान मतलब स्टडी और साइंस। इसका मतलब क्या था? जो 2nd स्टेज थी, जो कि 17th और 18th सेंचुरी की स्टेज थी, उसमें क्या कहा गया था कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ माइंड है, मतलब जो हमारा मन है उसका अध्ययन है। क्लियर? बट और ये जो डेफिनेशन थी वो दी किसने थी? पेम्पोजी ने दी थी। और ये पेम्पोजी कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली से बिलोंग करते थे। क्लियर? और वहीं एक 2nd सेंचुरी
सॉरी सेकेंड सेंचुरी नहीं, सेकेंड स्टेज, जिसमें जो कि 17 और 18 सेंचुरी की थी, उसमें जोहन लोक नाम के एक मनोविज्ञानी थे जिन्होंने एक वर्ड दिया था। वो वर्ड कौन सा था? तबुला रस। तबुला रस जो वर्ड है उसको फिर हमने क्या किया था? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उसे भी देखते हैं। उससे पहले आपको मैंने ये भी बताया था कि जोहन लोक हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। क्लियर? अब जब हमने तबला रस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद ये हमारे पास क्या बन गया? ब्लैंक स्लेट बन गया। ब्लैंक स्लेट का मतलब क्या है? कोरी स्लेट। कोरी स्लेट का मतलब ये सारी की सारी जो बात है वो टीचर सेंटर की हो जाती है। अगर टीचर चाहे तो वो बच्चे को कैसा भी बना सकता है। टीचर जैसा बच्चे को बनाएगा वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। जैसे ब्लैंक स्लेट पर हम कुछ भी लिख देते हैं वो वहीं पे बैठ जाता है। सिमिलरली जो बच्चे का मन है वो भी एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। उसे जैसा समझाया जाएगा वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। ये टीचर सेंटर्ड जो स्टेटमेंट है वो दी गई थी। और ये किसने दी थी? जोहन लोक ने, जिन्होंने तबला रस को डेवलप किया था। और इसके कंट्रीब्यूशन मतलब इसके सहयोग में कौन कौन से भी मनोविज्ञानी थे? कैंट, होम्स, होब्स। क्लियर? और फिर इसको भी क्रिटिसाइज कर दिया गया। इसको क्रिटिसाइज क्यों कर दिया गया? बिल्कुल सेम रीजन इसके क्रिटिसिज्म का था कि मन है, मन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त थिंकिंग है। और जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसके बारे में, जैसे हमें क्या पता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, राइट? जैसे कि हमने कल पूरा स्टडी किया था। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो रहने वाला है टॉपिक वो है जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज। जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारी थर्ड स्टेज। आज हम थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज को कवर अप करके हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको फिनिश करेंगे। तो जो हमारी थर्ड स्टेज है उसमें क्या कहा गया है? थर्ड स्टेज सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि टाइम कौन सा था। वो टाइम था 1850 का टाइम था। मतलब इन दैट उस समय के जो साल यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? अब हमने सबसे पहले क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि ये स्टडी ऑफ सोल है वो भी निगलेक्ट हो गया, स्टडी ऑफ माइंड है वो भी निगलेक्ट हो गया। जो थर्ड स्टेज है उसमें कहा गया कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। क्लियर? वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। और ये जो कॉन्शियसनेस है अगर इसकी हम बात करें, मतलब इसका क्या है? जो चेतना है उसकी बात की गई है। कॉन्शियसनेस है जो, उसका मतलब है हमारी चेतना। पंजाबी में भी मैं साथ में लिख रही हूँ, उसका मतलब है चेतना। क्लियर? अब अगर हम देखें कि ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारी, अगर देखें तो इसका मतलब क्या है? हमारी चेतना का अध्ययन, चेतना का अध्ययन के बारे में बात की गई है। इसी टाइम के दौरान, इसी स्टेज के दौरान एक और मेन चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेवलप हुई थी, वो हुई थी साइकोलॉजी की लैब। साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लैब है, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी, जिसका नाम क्या है? लेप्जिक नाम की जो लैब है, वो फर्स्ट लैब है, वो बनाई गई थी। और कहाँ बनाई गई थी? जर्मनी में बनाई गई थी। फर्स्ट लैब बनाई गई थी। और बनाई किसने थी? ये लैब डेवलप की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट के द्वारा ये लैब जो है वो डेवलप की गई। क्लियर? ये जो लैब है, सबसे पहली लैब है, वो इसी स्टेज के दौरान, अगर हमें क्वेश्चन आता है कि किसने बनाई थी, विलियम वुंट ने बनाई थी। कौन सी लैब थी? लेप्जिक लैब थी। ठीक है, लैब थी। और जो कहाँ थी? ये जर्मनी में थी। और कौन से स्टेज में थी? थर्ड स्टेज में थी। क्लियर? अगर हम बात करें, क्योंकि इन्होंने, विलियम वुंट ने जो हमारी फर्स्ट लैब को इस्टेब्लिश किया था, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ, इसलिए इनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मतलब जो हमारे फादर हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के, क्योंकि जो हमारी लैब है वहाँ पे क्या किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और वहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंट किए जाते तो ऑब्वियसली जो हमारी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी वो किन्होंने की थी? विलियम वुंट ने की थी। और इसीलिए उनको
फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और आपको याद होगा कि विलियम वुंट और क्या है, विलियम वुंट है फादर ऑफ, जी हाँ, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी उन्हें ही कहा जाता है। अब अगर हम देखें कि इस लैब को किस ईयर में बनाया गया था, इस लैब को बनाया गया था 1879। क्लियर, 1879 में इस लैब को बनाया गया था और उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किनको कहा जाता है, विलियम वुंट को। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं आगे। आगे हम अगर देखें तो उसी टाइम पे इन्होंने दो मेथड्स को भी डिवेल्प किया था। क्लियर, जो विलियम वुंट है उन्होंने दो मेथड्स को भी डिवेल्प किया था। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, इंटरप्रेशन मेथड। क्लियर, जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है इंटरप्रेशन मेथड। अगर हम इसको पंजाबी में देखें तो ये क्या होगा, अंतरदार्शनिक विधि। अंतरदार्शनिक विधि। और इन्होंने जो सेकंड मेथड है वो कौन सा डेवलप किया था, स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि हमारी जो थर्ड स्टेज है उसकी स्टेटमेंट भी है कि किसकी है, कॉन्शियस स्ट्रक्चरलिज्म, मतलब चेतना। स्ट्रक्चरलिज्म अगर हम इसको पंजाबी में ट्रांसलेट करें तो ये क्या बन जाता है, संरचनावाद। संरचना, किसी चीज का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है। क्लियर, आई होप आपको नेम से ही क्लियर हो गया होगा। इन्होंने ये दो मेथड्स को डेवलप किया, पर ये दोनों के दोनों मेथड क्या हो गए, फेल हो गए। राइट, जो हमारे विलियम वुंट थे, जिनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने इन दोनों मेथड्स को थर्ड स्टेज में डेवलप किया और ये दोनों मेथड्स क्या हो गए, फेल हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, एक न्यू मेथड है, वो किन्होंने डेवलप किया, विलियम जेम्स ने। उसके बाद विलियम जेम्स आए, जो कि हमारे मनोविज्ञानी है, और ये मनोविज्ञानी कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। क्लियर, हमने जो कल किया था, आई होप आपको याद होगा। विलियम जेम्स हैं, उन्होंने फंक्शनलिज्म को डेवलप किया। किसको डेवलप किया, फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म को डेवलप किया। और ये जो फंक्शनलिज्म है ये क्या है, कार्यजवाद, हम इसको अगर पंजाबी में ट्रांसलेट करें, मतलब इन्होंने जब ये फंक्शनलिज्म को डेवलप किया तो ये जो मेथड है ये सक्सेसफुल हो गया। और इसके सक्सेसफुल होने के बाद जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, मतलब जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी है, अगर हम उसके फादर की बात करें तो वो कौन है, विलियम जेम्स, क्योंकि इनका जो दिया हुआ मेथड है वो सक्सेसफुल रहा। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। क्लियर, जो हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं वो विलियम वुंट है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है वो भी हमारे विलियम वुंट है, और जो विलियम जेम्स हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है, क्योंकि उनका जो थर्ड उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, फर्स्ट टू मेथड्स के फेल होने के बाद कंट्रीब्यूशन किया गया विलियम जेम्स के द्वारा। उन्होंने कौन सा मेथड दिया, फंक्शनलिज्म, जो कि चलता है, जो कि सक्सेसफुल रहा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। क्लियर, चलिए इसके बाद अगर हम देखें, जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, क्योंकि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजी। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विलियम जेम्स की बुक्स हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम आगे करेंगे, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। अगर हम विलियम जेम्स की बुक्स के बारे में बात करें तो विलियम जेम्स की बुक जो हमने की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि हमने कल भी पढ़ी थी, विलियम जेम्स की जो बुक है उसी के द्वारा डेवलप हुआ था द वर्ड साइकोलॉजी। उससे पहले साइकोलॉजिया से डेवलप हुआ था। 1890 में ये बुक आई थी, और ये बुक कौन सी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और ये कब आई थी, 1890 में आई थी, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम जेम्स के द्वारा। अगर हम बात करें कुछ और मनोविज्ञानी की, अगर इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे
सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक है वो थर्ड स्टेज का है, और थर्ड स्टेज में क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। तो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में डिटेल में किसने बताया है, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है। सिगमंड फ्रॉइड, जो कि इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन्होंने कॉन्शियसनेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से 3 पार्ट्स में, सॉरी, द फर्स्ट पार्ट इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, सेकेंड पार्ट इज सबकॉन्शियस, एंड थर्ड पार्ट इज अनकॉन्शियस। देखिए, सबसे पहले कॉन्शियस होता है, फिर सबकॉन्शियस होता है, फिर अनकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस में क्या होता है, 100% जो हमें याद होता है। क्लियर, कुछ भी मतलब जिसको कॉन्शियस वो है कि जैसे हमारा फ्रेंड है, उसका नेम हमको क्लियर है, हमें अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारे फ्रेंड का नेम क्या है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम झट से उसका आंसर दे सकते हैं कि मेरे फ्रेंड का नाम ये है। क्लियर। तो कॉन्शियस क्या होता है, वो जिसको बताने के लिए या जिसको सोचने के लिए हमें किसी भी टाइप का कोई भी जो बर्डन है अपने माइंड पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी एफर्ट्स हमें नहीं लगाने पड़ते। ये हम ऑलवेज हम इसके लिए अवेयर रहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो एफर्ट्स हैं वो नहीं लगाने पड़ते, ऑलवेज हम इसके लिए क्या रहते हैं, अवेयर रहते हैं। हमें पता होता है कि यस ये है तो है। ये हमारे माइंड को 10% पार्ट होता है, मतलब 10% कुछ बातें ऐसी होती हैं, अगर हम डिवाइड करें इनको, जिसके लिए हमें कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। सेकेंड, अगर हम बात करें सबकॉन्शियस की, सबकॉन्शियस क्या होते हैं, जिनको हम अचानक से याद कर लेते हैं। क्लियर। जैसे कोई हमारा फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मतलब जिसको हमें याद तो होता है पर उसके लिए हमें थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो क्या होती है, सबकॉन्शियस होती है। क्लियर। ये हमारे माइंड का 90% पार्ट होता है, इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, इसके लिए हम अवेयर नहीं होते, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है, उसके बाद हम उसका जवाब दे देते हैं। ये सडनली हमारे माइंड में आता है, सडनली होता है इसका जो जवाब, कोई भी क्वेश्चन का जो सडनली आंसर हमारे माइंड में आता है। जैसे हम किसी प्रॉब्लम में है तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, हम दिमाग अचानक से जब कोई आइडिया हमारे माइंड में आ जाता है तो उसे हम क्या, कौन सी कंडीशन को बोलते हैं, उसे सबकॉन्शियस। और जो हमारा कितना परसेंट पार्ट होता है, हमारे माइंड का 90% पार्ट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट इज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या होता है, अनकॉन्शियस जिसके लिए हम बिल्कुल ही भूल चुके होते हैं। क्लियर। सॉरी, ये 90% नहीं होता, 90% ये होता है, ये तो हमारा सडन आइडिया है। तो अनकॉन्शियस पार्ट क्या होता है, अनकॉन्शियस पार्ट होता है जो बिल्कुल ही स्लो प्रोसेस में होता है, जो हमें याद ही नहीं होता, बिल्कुल हम उसे कह सकते हैं कि स्लो प्रोसेस में होता है, या फिर पुल्य है, राइट। जो अनकॉन्शियस है वो कौन सा होता है, पुल्य, पुल्य है अगर हम पंजाबी में, जिसको बिल्कुल ही स्लो होता है, और ये हमारे माइंड का 90% पार्ट होता है। क्लियर। तो जो थर्ड स्टेज है उसमें कॉन्शियसनेस की बात की गई। कॉन्शियसनेस में हमने पढ़ा, जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, हम यहाँ पे जस्ट क्लियर करें स्टार्टिंग में। तो अगर हम देखें कि कॉन्शियसनेस थी क्या, कॉन्शियस था, उसको डिवाइड किया गया कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में। क्लियर। कॉन्शियस जिसको हमें कोई चीज है जिसको हम जवाब देने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, इसके लिए हम हमेशा अवेयर रहते हैं, जिसका माइंड हमें झट से अगर कोई पूछे हम झट से उसका जवाब दे देते हैं, दैट इज अवर कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे माइंड में सडनली कोई आइडिया आता है, पहले हमें नहीं पता होता उस मामले के बारे में, उस टॉपिक के बारे में हमें नहीं याद होता, बट सडनली हमारे माइंड में आइडिया आता है, जो सडनली हम उसको किसी क्वेश्चन का जवाब सोच कर देते हैं, हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते, हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। क्लियर। पर अनकॉन्शियस होता है जो बिल्कुल ही हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो हमारे माइंड का 90% पार्ट होता है। ये सब बातें किन्होंने की थी, सिगमंड फ्रॉइड ने की थी। और जो विलियम जेम्स है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक के राइटर है, और उन्होंने ये बुक कहाँ लिखी थी, 1890 में। दोबारा रिपीट करेंगे जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो चलिए आगे हम करते हैं जो हमारी फोर्थ स्टेज है उसके बारे में। फोर्थ स्टेज आगे आ जाती है उसके बाद, जो आज का टाइम भी है। जो हमारी फोर्थ स्टेज है वो आज का टाइम है। आज का टाइम मतलब जो अब हमारी स्टेज चल रही है साइकोलॉजी की, वो कौन सी स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। तो
जो कॉन्शियसनेस है वो भी हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है, मतलब उसको देखा जाता है। बट आज के टाइम में अगर हम देखें तो आज हम क्या देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं। टीचर अगर स्टूडेंट को टीच करता है तो कैसे करता है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। तो जो कॉन्शियस माइंड है उसको भी क्या कर दिया गया, निग्लेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आया, नेक्स्ट हमारे पास आई फोर्थ स्टेज, उसमें कहा गया जो साइकोलॉजी है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर। वो क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, मतलब जो हमारा व्यवहार है वो। और ये कौन सी सेंचुरी की बात है, ये 20th सेंचुरी की बात है, मतलब 20th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी और आज भी ये चल रही है। आज भी कौन सी स्टेज है, फोर्थ स्टेज ही है, क्लियर। और मतलब इसका मतलब क्या था कि हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि ऐसा बिहेव कर रहा है तो इसके मन में क्या होगा, इसका साइकोलॉजी कैसी होगी, क्लियर। उसको ऑब्जर्व करके ही हम उसके बारे में कोई नॉलेज लेते हैं। तो आगे हमें देखें तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर की बात की गई है। अगर बिहेवियर की बात की गई है तो बिहेवियर की बात की किसने है, मतलब वो पर्सन जिसने इस डेफिनेशन को पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट किया है वो कौन है, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। और जेबी वॉटसन कौन है, जेबी वॉटसन वो हैं जिनको हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर्थ स्टेज में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। और जो स्टडी ऑफ बिहेवियर है वो क्या कहती है कि हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद कुछ रिजल्ट निकालते हैं। और ये स्टेटमेंट जो दी है वो किसने दी है, जेबी वॉटसन ने, मतलब उनको हम क्या कहते हैं, वो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। इसमें बहुत सारे जो ऐसे मनोविज्ञानी हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, मतलब इसमें पूरा सहयोग दिया। तो कंट्रीब्यूशन देने वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं, कंट्रीब्यूशन जो दिया, तो अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो दिया, सबसे पहले नेम आता है पैवलव का। पैवलव है जिन्होंने इनको पूरा सहयोग दिया, क्लियर। थ्रोनडाइक है, थ्रोनडाइक एक मनोविज्ञानी है जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ अमेरिकन बिहेवियरिज्म कहा जाता है, क्योंकि ये इन्होंने कौन सी साइकोलॉजी पे काम किया है, अमेरिकन साइकोलॉजी पे। तो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी इनको कहा जाता है, अब सॉरी अमेरिकन बिहेवियरिज्म इनको कहा जाता है, क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें और कौन कौन से हैं जो इनके कंट्रीब्यूशन में रहे, नेक्स्ट इज स्किनर। स्किनर वो हैं जिनको 20th सेंचुरी का बेस्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 20th सेंचुरी के जो बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, 20th सेंचुरी के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट वो कौन है, स्किनर। आगे हम पढ़ेंगे, इनको पूरा डिवाइड किया गया है, क्लियर। तो फर्स्ट बेस्ट साइकोलॉजी कौन से हैं, स्किनर हैं। और भी बहुत सारे जो हैं हम ओनली नेम के साथ एक्सप्लेन करेंगे, आगे आगे जब हम थ्योरीज करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एमसी डगल, हुल या फिर वुड्सवर्थ। अब वुड्सवर्थ की अब हम बात कर रहे हैं तो वुड्सवर्थ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो कि बहुत फेमस भी है। वुड्सवर्थ का कहना था कि सबसे पहले जो हमारी साइकोलॉजी है उसने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को खोया और अब वो किसको अपना रहा है, व्यवहार जो आपका बिहेवियरिज्म है उसको अपना रहा है। देखिए जो स्टेज, इसको याद करने के लिए इतना कुछ लंबा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारी फर्स्ट स्टेज थी, उसमें हमें क्या किया था, सोल की स्टडी थी जिसको निगलेक्ट कर दिया गया था, क्लियर। जो सोल की स्टडी को निगलेक्ट किया गया था, इसलिए वुड्सवर्थ कहते हैं कि सबसे पहले जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो सबसे पहले किसका त्याग करता है, अपनी आत्मा का त्याग करता है। सेकेंड स्टेज में हमने माइंड को पढ़ा था, मन को पढ़ा था, इसलिए वो कहते हैं कि उसके बाद उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उन्होंने अपनी चेतना का त्याग किया, जो कि हमारे थर्ड स्टेज में कहा गया था।
अब आजकल क्या चल रहा है, बिहेवियरिज्म चल रहा है, आज की स्टेज में भी वो चल रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब वो अपने बिहेवियरिज्म को अपना रहे हैं। क्लियर, ये डेफिनेशन हम करेंगे, पूरे अच्छे से करेंगे। इस डेफिनेशन को कल हम ओवरऑल सारी ओनली डेफिनेशंस करेंगे और ओवरऑल रिवाइज करेंगे, एक दिन और लगाएंगे इस टॉपिक पर, जिसमें हम डेफिनेशंस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी डेफिनेशंस में हम वुड्स बॉल्ट की इस डेफिनेशन को भी कवर अप करेंगे। क्लियर, तो अगर हम थोड़ी सी और देखें कि और कौन कौन से हैं इसमें, जो वैसे तो मोस्टली इतने ही हैं, जो बाकी आगे हम पढ़ेंगे जैसे बेंडूरा, ब्रूनर, ठीक है, ये सभी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आज हमने थर्ड और फोर्थ स्टेज को क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। आज हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक है वो क्लियर हो गया और कल हम इसकी जो डेफिनेशंस है उसको क्लियर करेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम में डेफिनेशंस भी आते हैं, एग्जाम में एग्जैक्ट डेफिनेशंस होती हैं और पूछा होता है कि ये डेफिनेशन कौन सी राइटर की है, या फिर कई बार होता है कि ये किसके विचार हैं। क्लियर, तो डेफिनेशंस भी हमारे पीएस सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। सो उसको हम कल अच्छे से कवर अप करेंगे, जो हिस्ट्री के साथ रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने थर्ड और फोर्थ स्टेज में क्या क्या किया। जो हमारी थर्ड स्टेज है उसमें हमने क्या किया, देखिए हमने थर्ड स्टेज जो कि 1815 का टाइम है, इसमें हमने ये देखा कि जो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है उसकी बात की गई है, और स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की किसने है, विलियम वुंट ने की है, सिगमंड फ्रॉइड ने की है। क्लियर, और विलियम जेम्स ने की है। और जो ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है उसी टाइम में, जब ये टाइम चल रहा था थर्ड स्टेज का, तो क्या हुआ था हमारी 1879 में वर्ड की, इतना याद रखिएगा, इंडिया की अलग है, वर्ड की बात की गई है। वर्ड की फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब है जो इस्टेब्लिश की गई थी, जो बनाई गई थी, और वो फर्स्ट लैब का नाम क्या है, लेप्जिग लैब, ठीक है। और ये जर्मनी में है, और इसे किसने बनाया था, विलियम वुंट ने बनाया था। और इसीलिए जो हमारे विलियम वुंट है उसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और पंजाबी में अगर देखें तो जो हमारे प्रयोगशाला उन्होंने बनाई थी, तो ऐसे करके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसके बाद अगर हम देखें तो विलियम वुंट ने 2 मेथड दिए हमारी साइकोलॉजी के लिए। जो हमारे 2 मेथड थे वो कौन से थे, इंटरप्रिटेशन मेथड, अंतरदार्शनिक, और स्ट्रक्चरलिज्म था जिसको हम सर्चनावाद भी कहते हैं। ये दोनों ही जो मेथड थे वो फेल हो गए, हमारी साइकोलॉजी के काम नहीं है, मतलब वो इसको नहीं चला सके। तो उसके बाद इसको कंट्रीब्यूशन देते हुए, सहयोग देते हुए विलियम जेम्स ने एक मेथड का डेवलप किया, वो क्या था, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म को उन्होंने बनाया, उसको हम पंजाबी में कार्जवाद भी बोलते हैं। ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये सक्सेसफुल रहा और आज भी हम फंक्शनलिज्म को ही यूज करते हैं, तो इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी का नाम दिया गया। क्योंकि विलियम जेम्स थे जो अमेरिका से बिलोंग करते थे, अमेरिका की साइकोलॉजी के लिए उन्होंने काम किए थे, तो इसलिए फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स है, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंट है, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स है। क्लियर, अगर हम आगे देखें कि विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जैसे कि हमने कल पढ़ा था, क्लियर, 1890 में उनकी ये बुक थी, और ये बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें साइकोलॉजी के जो सिद्धांत है उसकी बात की गई है। और इसी टाइम में, कॉन्शियस के टाइम में, चेतना के टाइम में सिगमंड फ्रॉइड ने भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने कॉन्शियस को पूरे अच्छे से डिफाइन किया था, और कॉन्शियसनेस को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। आगे जब हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज करेंगे तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आज हम इसका जस्ट बेसिक किया है, कॉन्शियस जिसको, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ये कितने % पार्ट होता है, 10% पार्ट होता है। सबकॉन्शियस जो सडनली हमें आइडिया आता है, और अनकॉन्शियस जो हमें एक तरीके से बिल्कुल भी याद नहीं होता, बिल्कुल स्लो होता है, हमारे माइंड में होता ही नहीं है एक तरीके से, वो हमारा 90% पार्ट होता है। क्लियर, तो आगे अगर हम बात करें हमारी फोर्थ स्टेज की, तो फोर्थ स्टेज कौन सी है, स्टेज ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात की गई, जो कि आज भी चल रही है, और जिसकी स्टार्टिंग कब से हुई, 20th सेंचुरी से इसकी स्टार्टिंग। इसका मतलब क्या है, हम देखते हैं पहले बच्चे को, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको टीच करते हैं। और ये बात किसने कही थी, जेबी वॉटसन ने, इसलिए उनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। इनके कंट्रीब्यूशन में कौन कौन से थे, इनके कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा पैब्लो, थॉर्नडाइक, स्किनर, एमसी डगलहुड,
और भी बहुत सारे मनोविज्ञानी जिनको हम आगे एक एक करके अच्छे से क्लियर करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी। और जो थॉर्नडाइक है उनको हम फादर ऑफ अमेरिकन बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। स्किनर जो हमारे 20th सेंचुरी के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमारे स्किनर हैं। और MC डगल हॉल, इन सब ने इनको पूरा सपोर्ट किया। और वुड्सवर्थ की डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो सबसे पहले मनोविज्ञान ने क्या किया, अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज वो अपने कॉन्शियस बिहेवियर मतलब व्यवहार को अपना रहा है, जिसको हम बाकी की डेफिनेशन के साथ कल अच्छे से कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे हम इसके कुछ MCQs लाने की कोशिश करूंगी मैं। और आपका जो मैथ की सीरीज है वो भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो भी नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, आपका सिलेबस है वो डिस्कस हो चुका है। तो चलिए कल हम डेफिनेशंस के साथ कुछ ओवरव्यू देखते हैं इसका। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पूरा अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे की जो सारी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।